तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों और संघर्षों से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का क्लास करते हैं स्टार्ट। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, टाइप कन्वर्जन, इनपुट आउटपुट फंक्शंस। ये सिलेबस में कहाँ है, हम कहाँ हैं अभी ये देख लें। तो हम कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन कर लिए हैं अभी तक कंप्लीट, और उसके बाद हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो गया है कंप्लीट, जिसमें हमने ये तीनों बात किया। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग अभी हम कर रहे हैं, जिसमें से प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया है कंप्लीट। बेसिक्स मैंने पढ़ा दिया था, डेटा टाइप्स हो गया है, और ऑपरेटर हमने लास्ट क्लास में किया था। आज की क्लास में हम ये करने वाले हैं एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, टाइप कन्वर्जन, इनपुट आउटपुट। और ये होगा उसके साथ साथ आज की क्लास में हम एरर्स भी शुरू करेंगे, और अगर ये कंप्लीट हो गया 1 घंटे के अंदर तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं कंडीशनल स्टेटमेंट का भी कुछ पार्ट कराऊंगी। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जैसे कि आते हैं पहले बेसिक फिर एडवांस, वही हमारा रहेगा। चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप कन्वर्जन होता क्या है, और कितने टाइप्स होते हैं टाइप कन्वर्जन के। तो टाइप कन्वर्जन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में बदला जाता है। मतलब कि एक डेटा टाइप का एलिमेंट्स आपने या वेरिएबल्स आपने बना लिया है, उस वैल्यू को आप दूसरे डेटा टाइप में बदलना चाहते हैं, तब उसके लिए आप यूज करेंगे किसका? टाइप कन्वर्जन का। तो पाइथन में यह कन्वर्जन या तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, या तो फिर आपको मैन्युअली प्रोग्रामर के द्वारा करना पड़ता है। ठीक है, दो तरीके से होता है टाइप कन्वर्जन। कौन कौन सा? तो पहला होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब ये मैं बोली कि अगर पाइथन इंटरप्रेटर खुद से कर लिया टाइप कन्वर्ट, एक टाइप का डेटा था दूसरे में वो कन्वर्ट कर दिया, तब वो हो जाएगा क्या? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है। और दूसरा क्या है? एक्सप्लिसिट, मतलब जब आपको मैनुअली करना पड़े, है ना, तब उसको हम बोलेंगे क्या? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, जिसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है टाइप कास्टिंग क्या होता है, तो वो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को ही टाइप कास्टिंग बोलते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या होता है इम्प्लिसिट, ये पहले देखते हैं। तो यह कन्वर्जन पाइथन इंटरप्रेटर द्वारा ऑटोमेटिकली किया जाता है बिना प्रोग्रामर के इंटरवेंस के। ठीक है, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है प्रोग्रामर को। खुद से ही जब पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दे एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, तब उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो इसमें टाइप प्रमोशन होता है। प्रमोशन होगा ना, डिमोशन नहीं। मतलब कि लोअर लेवल डेटा टाइप को आप हायर लेवल डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। मैडम ये समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं, तो अभी बताते हैं हम आपको। देखो, आपके पास था इक्वल टू 10, ओके, बी इक्वल टू था 10.3। अब मुझे बताइए कि जब मैं सी करूंगी तो ये ए प्लस बी होगा, लेकिन आपको पता है कि जब सेम डेटा टाइप होंगे तभी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। सेम डेटा टाइप में ही ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये किस तरह का है? ये है इंटीजर, और ये किस तरह का है? ये है फ्लोट। तो किसी एक को तो कन्वर्ट होना पड़ेगा, या तो इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए या तो फ्लोट इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, है ना। लेकिन हमारा पाइथन क्या करता है ना, इसको ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्ट करेगा, मतलब इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इसमें लगता है। तो फ्लोट को ना, वो फ्लोट को हमेशा इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करता, इंटीजर को हमेशा फ्लोट में करता है। अब इसका कारण क्या है? अभी हम बोले कि लोअर डेटा टाइप को हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे, तो इंटीजर होता है लोअर डेटा टाइप, और उसके बाद हम इसको कर देते हैं किसमें? फ्लोट में कन्वर्ट। एक और भी कारण है, आप देखिए, जब आप इसको, इन दोनों को अगर मैं इंटीजर लेके चलती हूँ कि मैं इसको भी इंटीजर कर दी इसको भी इंटीजर कर दी, तो आपका फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। किस केस में? जब आप करेंगे इंटीजर दोनों को, है ना। लेकिन जब आप कर देंगे दोनों को फ्लोट में कन्वर्ट, तो ये क्या हो जाएगा? 10.0 और ये हो जाएगा 10.3। तो अब जो फाइनल आंसर आएगा ना, वो आएगा 20.3। तो मतलब कि अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट कर देते दोनों को, तो 0.3 का डेटा लॉस आपको हो जाता है ना, इंफॉर्मेशन लॉस हो। वही बोल रहा है, ये इसलिए करते हैं लोअर डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप में, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस ना हो, इंफॉर्मेशन लॉस ना हो, इसलिए हम लोअर डेटा टाइप में से हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने अभी इंटीजर को कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में, ताकि हमारा डेटा लॉस ना हो और हमको सही आउटपुट मिले विदाउट डेटा लॉस। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर देखो, एक इंटीजर और एक फ्लोट है, जब भी इसको आपको जोड़ना रहेगा तब रिजल्ट को हमेशा फ्लोट में हम लाते हैं। जैसे कि ये है 5 और ये है 2.0,
तो इसको भी हम कन्वर्ट हो जाएगा, पाइथन इंटरप्रेटर खुद से कर देगा 5.0 में, तो आंसर विल बी 7.0। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या हो? यूजर डिफाइंड कन्वर्जन है, जहां प्रोग्रामर अपनी जरूरत के अनुसार वैल्यू को स्पेसिफिक टाइप में कन्वर्ट करता है। अब आपको ना मैन्युअली टाइप को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने x इक्वल टू यहाँ पर दे दिया 10 और मैंने यहाँ पर y इक्वल टू दे दिया 20। अब मुझे यहाँ पर रिजल्ट चाहिए z का 10 प्लस 20, मतलब x और y, है ना, x प्लस y। तो आप खुद सोचिए कि क्या होगा यहाँ पर। एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, एक इंटीजर डेटा टाइप है, कभी भी इसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है क्या? एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर में कभी भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई एक को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप चाहो तो x को स्ट्रिंग में है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो ताकि दोनों इंटीजर बन जाए, या फिर आप क्या करना, y को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना ताकि दोनों क्या बन जाए, स्ट्रिंग बन जाए और ये ऑपरेशन हो जाए परफॉर्म। तो अब यहाँ पर आपको मैन्युअली करने की जरूरत है ना, मैन्युअली कन्वर्ट करने की जरूरत है, तब इसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ये होते हैं तीन। पहला होता है कौन सा, इंटीजर। अगर आप इंट फंक्शन के अंदर किसी भी टाइप का डेटा रखेंगे ना तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा, जैसे फ्लोट फंक्शन के अंदर किसी भी डेटा को रखोगे वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है, और स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर किसी को भी रखोगे तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये वाला मैं आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाती हूँ, दोनों दिखा दूँ क्या? ओके, चलो ठीक है। पहले हम लोग ना इम्प्लिसिट वाला करके देखते हैं कि मान लो x इक्वल टू यहाँ पर रहा 10, है ना, और y इक्वल टू यहाँ पर मैंने रख दिया 20.3। अब जब मैं इसको क्या करूँगी, w नाम के वेरिएबल में दोनों को रखूंगी और क्या कर दूंगी, ऐड। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा जब हम प्रिंट करा देंगे किसको, w को। प्रिंट करा देंगे w को तो आंसर क्या आएगा, आप बताइए। तो आंसर आ जाएगा क्या, 30.3। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ रन, ठीक, रन कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 30.3। ये आ जाएगा आपका आंसर, ये 30.3। ठीक है, चलो अब ये तो इम्प्लिसिटली हमारे क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर ने क्या कर दिया है, इस 10 को इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन हम अभी बात कर रहे थे जब हमको मैनुअली कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। मान लो ये है स्ट्रिंग, ठीक है, और इसको दे देते हैं इंटीजर। अब इसमें मैं ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ, एडिशन को और डब्ल्यू में रखती हूँ और डब्ल्यू को कर देती हूँ प्रिंट। तो ये सेव होगा क्या, मतलब रन होगा क्या, तो नहीं, एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पर आ जाएगा टाइप एरर हो रहा है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। अगर आपको कॉन्कैटिनेशन करना है तो दोनों को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा ये एरर दे रहा है हमको, है ना। तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, इस एरर को करना पड़ेगा सॉल्व। इसको करते हैं स्टॉप, अब करते हैं एरर को सॉल्व। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली वाई को ना कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, किसमें कन्वर्ट करोगे, स्ट्रिंग में। तो कैसे होगा ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक, आप यहाँ पर क्या कर दो, वाई को कन्वर्ट करना है ना, ठीक है। स्ट्रिंग में करना है तो str फंक्शन लगा दो, इसके अंदर में पास कर दो वाई को। ठीक है, अब इसको आप चाहो ना तो किसी और फंक्शन में रख सकते हो, जेड, मान लो जेड वेरिएबल में मैं रख देती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इस एक्स को और इस जेड में, जो कि अब वो स्ट्रिंग वो इंटीजर वाला जेड नहीं रह गया, अब वो जेड कैसा बन गया है, स्ट्रिंग बन गया। अब इसमें हम लोग रन करें तो देखिएगा आंसर आपको मिल जाएगा क्या, 10 और 20 कॉन्कैटिनेशन हो गया ना। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होता है तो क्या होता है, पहले वैल्यू के बाद दूसरा वैल्यू एज इट इज लिखा जाता है। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ये होता है। स्ट्रिंग ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, ठीक है। तो इस तरह से जब आप मैन्युअली कन्वर्ट कर देते हो ना तब उसको बोल देते हैं क्या, उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। इंटीजर में भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल आप इंटीजर में भी कर सकते हो। आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दो किसको, एक्स को, ताकि दोनों इंटीजर बन जाए और एडिशन का ऑपरेशन यहाँ पर हो जाए। अभी जो हुआ ऑपरेशन वो था कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेशन, क्योंकि जब स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग में हम एडिशन कर परफॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। वही एडिशन जब आप प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं दो इंटीजर्स के लिए तो वही क्या बन जाता है, एडिशन। ठीक है ना, चलो
तो अब यहाँ पर कर दूंगी ना, तो अब यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10 + 20 = 30 वाला आंसर। अच्छा, इसमें x + z कर दी थी मैं, y + z होगा इसमें, ठीक है ना, y + z कर देते हैं ये, ठीक, क्योंकि यहाँ पर x तो पहले से स्ट्रिंग है, उसी को तो हम कन्वर्ट करके z में रखे हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 30। ठीक, इस तरह से काम होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। आगे हम लोग पढ़ते हैं, कंक्लूजन क्या निकलता है। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन कैलकुलेशन के दौरान डेटा एक्यूरेसी बनाए रखता है, एक्यूरेसी रखता है ना, कि ये नहीं कि डेटा लॉस कर दिया या डेटा अपने आप एलिमिनेट हो गया, ऐसा नहीं होगा। जबकि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन प्रोग्रामर को डेटा हैंडल करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब प्रोग्रामर जैसा भी चाहे टाइप कन्वर्ट वो कर सकता है, ठीक है। विशेषकर यूजर इनपुट के समय, जब भी हम इनपुट लेते हैं ना, उस टाइम में हमको टाइप कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, और ये क्यों पड़ती है मैं आपको आगे वाली क्लास में भी बताऊंगी, ठीक। तो आगे अभी आप टाइप कन्वर्जन समझो, तो यहाँ पर क्या होता है, दो होते हैं, पहला होता है इम्प्लिसिट, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट, ठीक। तो ये इम्प्लिसिट जो होता है वो पाइथन के द्वारा ऑटोमेटिकली किया जाता है, और एक्सप्लिसिट जो है वो प्रोग्रामर के द्वारा किया जाता है फंक्शंस का यूज करके, जिसमें 3 फंक्शन हम मेनली यूज कर रहे थे, इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, str फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। इस तरह से, जैसे कि ये अगर आप प्रिंट करवाओगे सीधे तो हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको कन्वर्ट करना है किसी को, तो जैसे 3.9 ये फ्लोट में था, आपको किस में कन्वर्ट करना था इसको, इंटीजर में, तो आपको क्या करना पड़ा, यहाँ पर इंट फंक्शन लगाना पड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके कुछ एमसीक्यू करते हैं। एन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को और क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कोर्स, ठीक। और विच फंक्शन विल कन्वर्ट द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में दिया है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो जिसमें कन्वर्ट करना है वो फंक्शन लगाएंगे, इंटीजर में करना है तो इंट फंक्शन लगाओ, ठीक। नेक्स्ट बोलो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फ्लोट, कर दोगे आप 10 का फ्लोट करोगे तो क्या आ जाएगा 10.0, ये पहले इंटीजर में था, है ना, इसको कन्वर्ट कर दोगे फ्लोट में तो 10.0 हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है फोर्स डेटा टाइप कन्वर्जन बाय द यूजर, फोर्सफुली आप कर रहे हो, यूजर के द्वारा किया जा रहा है कन्वर्जन, तब वो किस तरह का होगा, वो हो जाएगा एक्सप्लिसिट, जिसको और क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। नेक्स्ट बोल रहा है विच फंक्शन कन्वर्ट अ न्यूमेरिक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग दिया है, इसको आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, किस में करना है, इंटीजर में, तो आप इसको कौन सा फंक्शन लगाओगे, इंट फंक्शन। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ ये इंटीजर में कन्वर्ट हुआ है ना ये डेटा, तो इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, केवल पॉइंट के पहले वाली वैल्यू रह जाएगी, 12.00 था, ये बन जाएगा क्या 12। नेक्स्ट बोल रहा है विच कन्वर्जन इज परफॉर्म्ड बाय द कंपाइलर विदाउट प्रोग्रामर इंटरवेंशन, मतलब प्रोग्राम के बिना इंटरफेयर किए कौन सा कंपाइलर कन्वर्ट करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इम्प्लिसिटली हो जाता है वो अपने आप, ठीक, ऑटोमेटिकली। व्हाट विल आईडी ऑफ वेरिएबल रिटर्न, ये क्या रिटर्न करेगा, तो वेरिएबल की आईडी मतलब वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस, तो द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वैल्यू, ठीक है, जब भी वैल्यू का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस रिटर्न करना रहता है तो आप ये फंक्शन लगाते हैं। नेक्स्ट बोला विच फंक्शन कन्वर्ट अ फ्लोट टू एन इंटीजर बाय रिमूविंग द फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट को आप रिमूव करना चाह रहे हैं और रिजल्ट में क्या चाह रहे हैं, केवल इंटीजर पार्ट रहे, तो उसके लिए आप यूज करेंगे क्या, इंट फंक्शन का, ठीक है। तो ये इतने हो जाते हैं टाइप कन्वर्जन के एमसीक्यूज और उससे आने वाले पॉसिबल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम सिलेबस में, तो इसमें हो रहा है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइप फंक्शन और आईडी फंक्शंस का सिग्निफिकेंस, इसके महत्व को बताइए बोल रहा है। तो पहला हम इनका इंट्रोडक्शन जान लें, तो पाइथन में वेरिएबल्स के डेटा टाइप और उनकी मेमोरी आइडेंटिटी को ट्रैक करने के लिए आप टाइप फंक्शन और आईडी फंक्शन का यूज करेंगे। जब आपको डेटा टाइप पता करना हो तो आप टाइप फंक्शन लगाइए, जब भी आपको मेमोरी की आइडेंटिटी को ट्रैक करना हो तब आप आईडी फंक्शन लगाइए, ठीक है। ये नेविगेशन और डिबगिंग दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला तो है यहाँ पर टाइप फंक्शन क्या होता है, तो इसका उपयोग किसी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप जब आपको जानना होगा तब आप लगाइए टाइप फंक्शन। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, दे देती हूँ ये, अब मुझे मान लो यहाँ पर ही क्या करना है, इस 10 की वैल्यू पता करनी है, तो ये 10 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको हम लोग पहले रख देते हैं ना कमेंट में,
अरे पूरा ही हट गया, कोई बात नहीं। ठीक, प्रिंट कर देते हैं, टाइप फंक्शन लगा देता है इसमें। किसका टाइप पता करना है आपको? तो हमको एक्स का टाइप पता करना है। ठीक, इसको मैं करती हूँ रन। तो देखिएगा ये स्ट्रिंग टाइप का है, क्लास str आ जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ठीक है, और जब आपको क्या करना हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस पता करना हो, तब आप लोग किसका यूज करेंगे? आईडी फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, इसी में आईडी फंक्शन भी हम लगा के देख लेते हैं। आप यहीं पर कर दीजिए आईडी। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, x की आईडी आपको रिटर्न करके दे देगा। ये जो है ये x की आईडी है, इस मेमोरी लोकेशन पे हमारा x नाम का वेरिएबल अभी स्टोर है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस अगर महत्व इसका देखें तो क्या होता है, इसकी मदद से हम म्यूटेबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि यदि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट जैसे इंटीजर की वैल्यू बदलते हैं तो फिर उसका आंसर क्या हो जाता है, क्या वो चेंज हो जाता है उसका मेमोरी एड्रेस या फिर वही रहता है। ये चेक करना है, तब आप आईडी फंक्शन का मेमोरी एड्रेस जानने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं डायग्राम के थ्रू अगर आपको बताऊं इसमें, तो ये देखिए। ठीक है, टाइप फंक्शन और आईडी फंक्शन है। अगर ये वेरिएबल इक्वल टू पहले में है x इक्वल टू 10, अगर इसका टाइप पता करना है तो टाइप फंक्शन लगाइए, तो इस तरह से आपको दिखेगा। और इसका आईडी पता करना है, इसका मेमोरी एड्रेस पता करना है, तो आप लगाइए इस तरह से, तो आपको कोई ना कोई एक मेमोरी एड्रेस दे देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल ना ये एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ था, तो इसलिए मैं ये मैथ मॉड्यूल रख दी हूँ। मुझे लगता है कि इससे कुछ ना कुछ एग्जाम में आ जाएगा, मे बी एमसीक्यू हो जाए या फिर सीधे इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दे कि मैथ लाइब्रेरी फंक्शन के कोई भी 5 कॉमन फंक्शंस आप बताओ, मे बी इस तरह से भी आ सकता है। तो मैंने ये बुक से देख कर रखा है। तो पाइथन का मैथ मॉड्यूल स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शन का एक कलेक्शन है, स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शन का कलेक्शन है ना, तो जितने भी फंक्शन होंगे उसमें आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे, जिसका उपयोग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना होगा तब आप कहाँ पर, तब आप क्या यूज करेंगे, इन मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज कर पाएंगे। ठीक, इनका वर्किंग देखते हैं। तो इन फंक्शंस का उपयोग करने के लिए आपको पहले इंपोर्ट मैथ करके पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और इंपोर्ट कर लेंगे ना एक बार आप मैथ मॉड्यूल को, उसके बाद इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी मेथड्स हैं उनका यूज आप कर सकते हैं। तो जैसे कि पहला ये दिया हुआ है मैथ डॉट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या करेगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट आपको करके देगा। ठीक है, जैसे कि ये दे दिया। अब इसको आप करके देख ले क्या, हम बिल्कुल कर लेते हैं। ठीक, पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा मैथ मॉड्यूल को। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कर लो, जो भी आपको ऑपरेशंस करने हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट कर दो। किस नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए आपको, आप यहाँ पर दे देना। जैसे कि मान लो मुझे 9 का स्क्वायर रूट चाहिए, अगर मुझे ये जानना है ना, तो मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, इसको प्रिंट करना पड़ेगा, तभी तो कुछ आपको दिखेगा आंसर में, अदरवाइज आपको तो कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक, अब इसको करते हैं ना, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3.0। देखो ना, ये थोड़ा सा ना आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर तो आपने ये पास किया था, ये कैसे हो गया। तो भैया ये वाला दिक्कत है कि ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि आप क्या कर देते हो, 4/2 कर देते हो, आंसर क्या आता है, आप बोलोगे 2। जी बिल्कुल नहीं, 2 नहीं आता। तो जब मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, 4/2 कर देती हूँ, तो आप बताइए आपके हिसाब से इन आउटपुट क्या आएगा। तो बोलोगे मैडम 4/2 कर रहे हो, आउटपुट आएगा 2। लेकिन 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 ऐसा नहीं होगा। आप जब इसको करेंगे प्रिंट, तो आप देखिएगा आंसर यहाँ पर आ जाएगा फ्लोट में 2.0। अब ऐसा क्यों हो, तो ना मैं जहाँ तक ये ऑब्जर्व कर पाई हूँ कि मैं पाइथन ऐसे काम करता है कि कुछ भी डेटा लॉस ना हो। यहाँ पर डेटा लॉस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मान लो 0.20 रहा, फ्लोट में एक वैल्यू रहा, तो रिजल्ट जैसा आता वो फ्लोट में आता, तो वो ऐसे ही लगता है कि डेटा लॉस ना हो। इसलिए जहाँ पर भी पॉसिबल है कि फ्लोट्स वैल्यू रिजल्ट में आ सकते हैं, फ्लोट वैल्यू आप इनपुट में दे सकते हैं, उन जगहों पर वो ज़्यादातर फ्लोट वैल्यू रिजल्ट में आपको देता है। समझ गए ना, जहाँ पर भी फ्लोट वैल्यू आप इनपुट दे सकते हैं या फ्लोट वैल्यू रिजल्ट में आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबल हो, वहाँ पर वो फाइनल रिजल्ट
टू मतलब फ्लोट में ही देगा, चाहे वहाँ इंटीजर में आना हो तब भी वो फ्लोट में ही देता है। इस चीज़ को बस आप याद रखना, इसका एक ही सोल्यूशन है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो मॉड्यूल जो हम यूज करेंगे वो है सील फंक्शन। ये काम कैसे करता है मैं पहले आपको ये बता देती हूँ। जैसे कि आप एक नंबर लिख लिए 2.9, अब इसको आपको क्या करना है, इसका निकालना है सेल वैल्यू और इसी का ही निकालना है फ्लोर वैल्यू, क्योंकि इसके जस्ट नीचे बाद फ्लोर वैल्यू दिया हुआ है, मैं एक साथ बता देती हूँ। तो जब भी ये नंबर किसके बीच में आप देखें तो 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं ये नंबर आएगा। हाँ, तो ये जो लास्ट वाला जो है ना, अपर लिमिट आप बोल सकते हो, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट। अपर लिमिट जो जा सकता है उसको बोलेंगे सेलिंग और लोअर लिमिट जो होगा उसको बोलेंगे फ्लोर। तो इसका क्या हो जाएगा, फ्लोर वैल्यू 2 हो जाएगा और इसी का सीलिंग वैल्यू हो जाएगा 3। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ यहीं पर, ठीक। इसको मैं पहले कर देती हूँ ये। अब इसके बाद हम लोग अच्छा इसी में लगाना था क्या, चलो इसी में लगाते हैं, इसको हटा देते हैं, इसमें हम लोग रख देते हैं 2.9, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर देती हूँ, पहले तो मैं निकालूंगी क्या इसका सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू क्या आएगा, अपर और लोअर, अपर अपर मतलब 2.9 है तो 2 और 3 के बीच में, तो आंसर आ जाएगा क्या 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया 3। अब यहाँ पर 3 दिया, 3.0 क्यों नहीं दिया, क्योंकि भाई सीलिंग वैल्यू हमेशा पॉइंट के पहले वाली वैल्यू देती है, मतलब कभी ये पॉसिबल है ही नहीं है कि उसमें फ्लोट वैल्यू आपको रिजल्ट में मिले, इसलिए यहाँ पर इंटीजर में है, ऐसा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसी में अगर मैं फ्लोर वैल्यू लगा दूं तो आप क्या देगा ये, तो लोअर जो वैल्यू है वो दे देगा, मतलब कि 2 दे देगा। ये देखो आंसर में आ गया 2, ठीक है। तो ऐसे काम करते हैं दोनों, सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन। अब ये फैब्स क्या है, तो ये ना एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, फैब्स मतलब ये क्या करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। बस आप ये याद रखिए। अब आप यहाँ पर लगा दीजिए इसका क्या, एब्सोल्यूट, एफ एब्सोल्यूट। तो पहले तो अगर आप पॉजिटिव नंबर दोगे ना तो एज इट इज वो आ जाएगा, जैसे 2.9 दिए 2.9 ही आ गया। यहाँ पर अगर आप 2 दोगे तो क्या आएगा, अब 2 दोगे तो क्या आएगा यहाँ पर बताइए, तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा 2.0, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट के फ्लोट में आने की संभावना है ना, आउटपुट के फ्लोट में आने की संभावना है, क्योंकि हम इसमें एज ए इनपुट फ्लोट दे सकते हैं और आउटपुट भी हमको फ्लोट मिल सकता है, इसलिए यहाँ पर ये पहले से ही फ्लोट में देगा आपको रिजल्ट, ये याद रखिए आप, ठीक। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव कर देती हूँ, अब ये माइनस में रहेगा ना, तो इसको वापस से फिर से ये पॉजिटिव बना के 2.0 दे देगा आपको। और अगर आप ये पॉइंट वाला वैल्यू भी देते हो, मान लो 5 दे दिए और ये माइनस में है, तो इसको फिर से पॉजिटिव बना के दे देगा 2.5। इस तरह से ये काम करेगा फैब फंक्शन। इसके बाद पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन ना एक्सपोनेंट के जैसे काम करता है। एक्सपोनेंट का मैं आपको बताई थी ऑपरेटर होता है ये, काम कैसे करता है, तो 2 लिखे हो 3 लिखे हो तो ये काम करेगा 2 टू द पावर 3 की तरह, मतलब इसका आंसर आ जाएगा क्या 8, ठीक है। अब इसमें ये पॉसिबल है क्या कि कभी आपको फ्लोट मिले, आप मुझे बताओ, क्या इसमें पॉसिबल है कि आपको कभी फ्लोट मिले, तो हाँ जी पॉसिबल है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर देखना, आप इंटीजर दोगे तब भी फ्लोट में ही आएगा, ठीक। तो 2 वैल्यूज आपको देनी पड़ेंगी, पावर फंक्शन आप लगा रहे हो मैथ्स का, 2 वैल्यू दोगे, पहला वैल्यू तो जो लेफ्ट साइड में रहेगा वो जैसे 2 और दूसरा जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 3, 2 टू द पावर 3 करना चाह रहे हो तो ये इसका आंसर देखिए, वैसे तो 8 आता है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल है कि आंसर फ्लोट में आए, क्योंकि आप कभी ना कभी फ्लोट इंटीजर दोगे, मतलब इनपुट दोगे तो फ्लोट आउटपुट आने की संभावना होती है, इसलिए यहाँ पर ये ऐसे दे रहे हैं। तो आप बोलोगे मैडम अगर हम इसको सीधे पावर वो जो लगा रहे थे एक्सपोनेंट वैसे लगा के देखें, तो 2 का एक्सपोनेंट लगाएंगे हम 3, तब क्या आएगा, ठीक है। तो मैं इसको आपको ही रन करके दिखाती हूँ, आप खुद देखिए, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। लेकिन जब आप इस पावर फंक्शन के साथ यूज करेंगे, मैथ मॉड्यूल के साथ यूज करेंगे, तो यहाँ पर ये 8 आ जाता है, ठीक। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस, जब भी आपको क्या करना हो, साइंटिफिक कैलकुलेशन, वैज्ञानिक गणनाओं को और ज़्यादा एक्यूरेट या एफिशिएंट बनाना हो, तब आप यूज करते हैं मैथ के कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शंस है। लेकिन आप ये ध्यान जरूर दिए होंगे कि स्क्वायर रूट और पावर फंक्शंस में हमेशा आंसर फ्लोट में आपको देगा ये, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, क्योंकि वो इस तरह से आपको लिख के दे देगा, यहाँ पर एक नंबर इस तरह से देगा, बोलेगा भाई आउटपुट क्या आता है बताओ, 1, 1.0, 1.00, इस तरह से 001,
तब आप वहां पर हो जाओगे कंफ्यूज, तो इसलिए याद रखना इसको, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं भी नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैं इनपुट फंक्शन नहीं पढ़ाई हूँ, ठीक है। तो अब एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्सप्रेशन क्या होता है, तो जब भी आप मैथ्स में लिखते थे ना एक्सप्रेशंस, जिसको आप करते थे सॉल्व, उसी को बोलते हैं एक्सप्रेशन। जैसे कि पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं ना, फिर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। पाइथन में एक्सप्रेशन किससे बनेंगे? ऑपरेटर, लिटरल या वेरिएबल का एक वैलिड कॉम्बिनेशन होगा। कैसे होगा? ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मैं लिख दी यहाँ पर 2+5 एक्सपोनेंट 3, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? कुछ यहाँ पर ऑपरेंड्स हैं जिनको आप लिटरल भी बोलते हैं, कुछ ऑपरेटर्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं। ये सभी ही तो क्या है? यही है एक्सप्रेशन। ये कॉम्बिनेशन है पूरे ऑपरेंड्स, ऑपरेटर और लिटरल, इन सभी का वैलिड कॉम्बिनेशन ही होता है क्या? एक्सप्रेशन। जो क्या करता है? किसी ना किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एक एक्सप्रेशन एक से अधिक ऑपरेशन से मिलकर बना है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऑपरेशन हो गया, एडिशन के ऑपरेशन भी हो गया, एक्सपोनेंट का ऑपरेशन भी हो गया, मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन ऑपरेशन से मिलकर बना होता है, ठीक है। क्या? एक एक्सप्रेशन। चलो अब आगे यहाँ पर इसके टाइप्स में आ जाओ, तो कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो यहाँ पर होते हैं पहला तो अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मतलब जहाँ पर आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दिख रहे होंगे, जहाँ पर नंबर्स या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज हो रहा होगा, वो होता है अरिथमेटिक फंक्शन। दूसरा है रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल आपको पता है, वो पढ़े थे हम लोग ना, कंपैरिजन ऑपरेटर, वहीं पर पढ़े थे रिलेशनल, है ना। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, अरे यार प्लस कंपेयर क्या बोले, कंपैरिजन ऑपरेटर ना। कंपैरिजन कौन कौन से होते हैं? लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो इनसे मिलकर कुछ ऑपरेशंस आपको इस तरह से एक्सप्रेशंस आपको दिखे, तो ये होते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद है लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल ऑपरेटर आपने पढ़ा ना, तीन, एंड और नॉट। तो जब भी आपको एक्सप्रेशन में इस तरह की दिखे, और का यूज हो रहा हो, एंड का हो रहा हो या नॉट का हो रहा होगा, तो वो लॉजिकल एक्सप्रेशन। स्ट्रिंग ऑपरेशन क्या होगा? तो याद रखिए, अगर आप यहाँ ज्यादा याद ही रखना है दो इंटीजर के बीच में ये ऑपरेटर लगाते हैं, तो इसको कौन सा ऑपरेटर बोलोगे आप? एडिशन। ये तो आपको भी पता है। अब आगे देखो, कमाल, ये दोनों है क्या? स्ट्रिंग है। कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है? लेकिन इसको आप कौन सा ऑपरेटर यहाँ पर बोलेंगे? कॉनकैटिनेशन। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? कॉनकैटिनेशन। और एक लिस्ट दिए, लिस्ट वन, दूसरा लिस्ट दिए, लिस्ट टू, इनके बीच में भी कर रहे हैं प्लस, लेकिन ये हो जाएगा क्या? लिस्ट जॉइनिंग ऑपरेशन ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस को ही आप कॉन्केटिनेशन बोल देंगे, और यहीं पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो रेप्लिकेशन बोल देंगे। अब ये आपको एक्सप्रेशन दिखेगा कैसे है? तो दिखेगा कुछ ऐसे कि ए बी, इसमें आपको प्लस करके दे दिया है 3, नहीं 3 तो दे नहीं सकता, इस तरह से देगा स्ट्रिंग, ठीक है। या फिर आपको मिल गया ए बी और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दे दिया है 2। तो ये जो है ना, ये कॉन्केटिनेशन है। ये है क्या? कॉन्केटिनेशन। जब आप दो स्ट्रिंग को कर रहे होगे कॉन्केटिनेट, ऐड नहीं, कॉन्केटिनेट। और रेप्लिकेशन मतलब जब आपको रिपीटेशन करना हो, किसी भी एक स्ट्रिंग को बार बार रिपीट करना हो। यहाँ जैसे आप ये दिए ना, इसका आउटपुट आपको मिलेगा ये ए बी, ए बी, ठीक है ना। तो इसी को यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं क्या? रेप्लिकेशन। जब आप रिपीट करने लगते हैं, ठीक है, रिप्लिकेट होने लगता है, तो रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कि एक्सप्रेशन प्रोग्रामिंग के लॉजिक की आधारशिला है, लॉजिक के बेस होते हैं एक्सप्रेशन। इसमें इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटर से ही आप एक्सप्रेशन के फाइनल रिजल्ट और उसके डेटा टाइप को बता पाओगे, ठीक है। जो भी ऑपरेटर होंगे एक्सप्रेशन के, वही निर्धारित करेंगे कि आपका जो लास्ट रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या है और उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसका पूछता है न्यूमेरिक क्वेश्चन, है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे पूछता है। दे देगा यही, पूछेगा इसका आउटपुट बताओ। तो हम लोग ये कर लिए ऊपर, है ना। जब मैं आपको पढ़ा रही थी क्या, ऑपरेटर पढ़ा रही थी, तब मैं आपको वहाँ पर ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी भी पढ़ाई थी, और प्रेसिडेंसी के साथ में ही वहाँ पर मैं न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन करवाई थी प्रीवियस क्लास में, क्लास 3 और 4 समथिंग है। आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ से दिख जाएगा, ऑपरेटर नाम से जो डला होगा, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर, वहाँ से चेक करना, ठीक है।
तो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं इनपुट और डिस्प्लेइंग आउटपुट। जब भी आपको इनपुट एक्सेप्ट करना हो या फिर आउटपुट डिस्प्ले करना हो तो आप क्या यूज करेंगे, इन फंक्शंस का। ठीक है, तो पाइथन में यूजर के साथ अगर आपको इंटरेक्ट करना है तो आपको ये बेसिक्स फंक्शन की जरूरत तो पड़ेगी। तो पहला फंक्शन है इनपुट फंक्शन, जिससे आप क्या करेंगे, डेटा या फिर जो भी इनपुट है वो एक्सेप्ट करेंगे। और प्रिंट फंक्शन का यूज आप करेंगे किसी भी रिजल्ट को शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं इनपुट फंक्शन के बारे में। तो इनपुट फंक्शन का सिंटेक्स कैसा होता है, तो आप पहले लिखिए वेरिएबल, उसके बाद लगाइए इनपुट, और इनपुट फंक्शन के अंदर में जो भी मैसेज देना चाहते हैं आप वो मैसेज दीजिए। ठीक है, करके दिखाए जी, बिल्कुल करके दिखाते हैं, करके ही दिखाना ही तो हमारा काम है। चलो, आपको 2 नंबर ऐड करने हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो दोनों नंबर यूजर एंटर करे। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल तो रखेंगे, पहले नंबर के लिए मैं एक वेरिएबल रख लेती हूँ ए। अब मैं इनपुट लूंगी। अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि जो ये इनपुट फंक्शन होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट किस तरह का डेटा लेता है, स्ट्रिंग। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं 2 नंबर को जोड़ने चढ़ी हूँ, नंबर को ना, इंटीजर नंबर्स को जोड़ने के लिए एडिशन करना चाहती हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं सीधा उसको इनपुट से लूँ और उसको कर दूँ ऐड? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ एडिशन तो होगा नहीं। ठीक है, मैं आपको करके देती हूँ, अगर समझ नहीं आया होगा तो भी ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, यहाँ पर मैं ना यूजर को एक मैसेज पास करती हूँ कि एंटर अ नंबर ए। ठीक, इसके बाद दूसरा मैं यहाँ पर कर देती हूँ बी, और यहाँ पर इनपुट दे देती हूँ यूजर को कि एंटर अ नंबर बी। ठीक, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जो भी मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा उसको मैं करा देती हूँ यहाँ पर प्रिंट। प्रिंट करा देती हूँ। ठीक, किसको, ए और प्लस बी को। देखिए यहाँ पर ये, अरे यार चलो फिर से इसको लिख लेते हैं इनपुट। इनपुट केस सेंसिटिव होता है, आप भी याद रखना। ठीक है, तो आपको क्या लगता है आंसर क्या आएगा? जैसे कि अगर मैं a इक्वल टू 10 देती हूँ, b इक्वल टू 20 देती हूँ, आप सोच रहे होंगे बढ़िया से 30 आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इनपुट फंक्शन तो बाय डिफॉल्ट लेगा क्या, स्ट्रिंग। मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। पहला नंबर मैं यहाँ पर देती हूँ 10, ठीक है, और दूसरा नंबर यहाँ पर देती हूँ 20। ठीक है, आंसर यहाँ पर देखो क्या आ गया, शानदार से क्या आया, 10 20। मतलब समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर 30 नहीं हुआ है भैया, मतलब बाय डिफॉल्ट ये किस में दे दिया है आपको, स्ट्रिंग में। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा इंटीजर में कन्वर्ट। तो बोलोगे इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करें, तो टाइप कन्वर्जन हमने पढ़ाया था आपको कि अगर आपको स्ट्रिंग है पहले से इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे। अगर करना है इंटीजर में तो आप लगाइए इंट फंक्शन। ठीक है, तो मैं दूसरे नंबर को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं इंटीजर में पहले कन्वर्ट कर लेती हूँ इसको। अब जैसे कि मैं इसका आउटपुट निकालूंगी ना, तब अब 2 नंबर्स अगर आप देंगे तो ऐड हो जाएगा। जैसे सेम हम लोग वही रखते हैं इनपुट, पहला नंबर हम लोग दे देते हैं क्या 10, और दूसरा नंबर दे देते हैं 20। तो अब देखिएगा, तो अब आपको ना रिजल्ट में यहाँ पर 30 मिल गया। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट शो हो रहा होगा आपको, देखिए अब देखो 30 आ रहे हैं। पहले सेम ही ऑपरेशन था, सेम ही हर चीज था, लेकिन पहले हम इंट फंक्शन नहीं लगा रहे थे तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग ले लिया। और स्ट्रिंग क्या करते हैं ना, एक के सामने एक ऐसा रिजल्ट को लिख देता है। बाद में जब आप इसमें इंटीजर लगाएं तो अब ये दोनों बन गए हैं इंटीजर। तो इंटीजर में जब आप प्लस लगाएंगे तो वो क्या कर देगा, अब एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से हमारा जो इनपुट फंक्शन है वो काम करता है। ठीक है, ये तो जब भी आपको यूजर से लेना होगा इनपुट, आप कौन सा फंक्शन लगाएंगे, तो इंटीजर फंक्शन आप लगाएंगे। दूसरा है, अगर आपको आउटपुट डिस्प्ले करवाना है तब आप उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट फंक्शन। ठीक, प्रिंट फंक्शन तो अभी तक के हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं, तो प्रिंट फंक्शन तो आपको पता है। लेकिन आप इसमें कुछ ना और भी आर्ग्यूमेंट्स पढ़ लीजिए। जैसे कि पहला है सेप। सेप का मतलब होता है सेपरेटर। तो जब भी आपको वैल्यूज को प्रिंट करते समय बीच में कुछ सेपरेटर लगाना हो तब उसका यूज कर सकते हो आप सेपरेटर का। जैसे कि यहाँ पर आप पहले दे दिए 20, फिर दिए 2 और 2026, ये आपको प्रिंट करना था रिजल्ट, लेकिन आपको इसमें सेपरेटर लगाना था कि अलग अलग स्ट्रिंग के बीच में एक सेपरेटर रहे, इस तरह से डैश का। ठीक है ना, तो अब जो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर क्या मिलेगा,
तो 22 और 2026 के बीच में ये डैश लग जाएगा सेपरेटर के जस्ट। वैसे ही यहाँ पर एंड फंक्शन, एंड क्या करेगा, डिफॉल्ट रूप से प्रिंट फंक्शन हर आउटपुट के बाद एक न्यू लाइन जोड़ता है। इसे इंड से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रिंट करके आप हेलो लिखे और लास्ट में लिख दिए। एंड अगर आप नहीं दे रहे हैं तो वो तो ऐसे भी कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप एंड के बाद ऐसा कुछ दे दिए ना तो वो उसी से ही उसको एंड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ही एंड कर देगा इसके बगल से, तो अगला लाइन इसके आगे ही लिखा जाएगा फिर। तो ये होता है एंड फंक्शन, मतलब हाँ समझ लीजिए आप बस। ठीक, डायग्राम अगर यहाँ पर देखें तो डायग्राम में अगर आपके पास यूजर कीबोर्ड से करना चाहता है एंट्री, तब उसको आप देंगे इनपुट फंक्शन के थ्रू कुछ मैसेज, ठीक है, स्ट्रिंग, और वो आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा क्या, स्ट्रिंग मेमोरी। उसको आपको डेटा को प्रोसेस करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर लगा लेना है प्रिंट फंक्शन, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा आपके कंसोल में, जो भी आपको आउटपुट मिलेगा वो, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन और प्रिंट फंक्शन प्रोग्राम को इंटरैक्टिव बनाते हैं। इनपुट फंक्शन के साथ सही डेटा टाइप का चुनाव सबसे ज्यादा जरूरी है, और प्रिंट फंक्शन के फॉर्मेटिंग आर्गुमेंट्स का होना प्रभावी प्रोग्रामिंग के लिए अनिवार्य है, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग आर्गुमेंट्स का आप यूज जरूर करिए जब आप प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे तब, ठीक है, आउटपुट दिखाना होगा तब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अब कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हैं, लॉजिकल क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इसमें, कि व्हाई int फंक्शन ऑफन यूज्ड विथ इनपुट फंक्शन। आप हमेशा जब भी इनपुट फंक्शन लगाते हैं तो आप ज्यादातर int फंक्शन उसके साथ क्यों लगाते हैं, तो क्योंकि इनपुट फंक्शन हमेशा आपको क्या कर देगा, स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आपको इनपुट चाहिए कैसे, 5, और उससे अगर आपको 2 से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है तो वो 55 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको वो नहीं चाहिए था, आपको क्या करना था, उनको एज अ इंटीजर ऑपरेशन करना था। इसलिए आप हमेशा जब भी इनपुट फंक्शन लगाएंगे और अगर आपको चाहिए रहेगा नंबर, तब आप उसके साथ में इंट फंक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, प्रिंट करके ये, ठीक है। इसको अगर आपको प्रिंट करना है, इसका आउटपुट बताना है क्या आएगा, तो रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, ये तो आएगा। लेकिन सेपरेटर कौन सा यूज हुआ है, तो ये सेपरेटर, मतलब तीनों के बीच में एक तो एस्ट्रिक का सिंबल रहेगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। तो आपका जो आउटपुट है वो इस तरह से दिखेगा, रेड ग्रीन ब्लू के बीच में ये एस्ट्रिक रहेगा और लास्ट में वो लाइन जो है इससे खत्म हो जाएगा, ठीक। तो रीजन क्या है, क्योंकि हमने सेपरेटर में ये लगाया है, तो जब भी अलग अलग स्ट्रिंग्स होंगे उनके बीच में ये सेपरेटर के जैसा काम करने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट। तो अभी हमने पढ़ा इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट किस तरह के डेटा टाइप रिटर्न करते हैं, स्ट्रिंग टाइप के। which arguments in print function is used to change the character between two objects। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर आपको कैरेक्टर को चेंज करना हो, ठीक है, आपको कैरेक्टर चेंज करना है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तब आप किसका यूज कर रहे थे, सेपरेटर का, ठीक। तो आगे और है ना, अभी ये पढ़ना है। तो अगर आज का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा तो मेरे चैनल को जरूर से कर देना सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ करना शेयर, और वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीखा होगा हमने, तो चैनल को कर देना लाइक, ओके। चलो अब हम लोग ना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कौन सा, एरर। तो एरर क्या होते हैं, एरर वो होते हैं जो होते हैं मिस्टेक। अब वो मिस्टेक क्या सिस्टम कर सकता है, जी बिल्कुल नहीं, मिस्टेक तो हम इंसान ही करते हैं, हम इंसानों से ही होती है सारी गलतियां, ठीक है। तो ये जो मिस्टेक होंगे, प्रोग्रामिंग वाले एरर होंगे, वो वाले एरर्स को हम बोलते हैं यहाँ पर एरर्स, ठीक है। चलो कितने होते हैं, तो बेसिकली होता है 3 टाइप, पहला होता है सिंटैक्स, दूसरा होता है लॉजिकल और तीसरा होता है रन टाइम एरर। पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल में, वन बाय वन विथ एग्जाम्पल। तो एरर क्या होते हैं और उसके टाइप्स को बताइए। तो पाइथन में एरर वह सिचुएशन है जब प्रोग्राम रूल के उल्लंघन या फिर गलत फॉल्स लॉजिक की वजह से आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। उसका कारण दो है, या तो आपने लॉजिक गलत लगा दिया, उसके कारण आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिल रहा है, या फिर आपने कुछ सिंटैक्स रूल्स को फॉलो नहीं किया है जिसके कारण आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोल देते हैं एरर, जिसको और क्या बोलते हैं, बग भी बोलते हैं। तो प्रोग्राम में इन गलतियों को डिटेक्ट करने और इनको करेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस हम लगाएंगे, उन प्रोसेस को बोलेंगे डिबगिंग प्रोसेस, ठीक है। डिबगिंग प्रोसेस क्या होता है, जब हम प्रोग्राम्स में एरर को करते हैं डिटेक्ट और करते हैं करेक्ट, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिबगिंग प्रोसेस, ठीक है।
तो कितने टाइप के एरर है हमने बात किया कि 3 तरह के हैं, जिसमें से पहला है क्या, सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स मतलब होता है ग्रामर, सिंटैक्स का मतलब होता है ग्रामर या फिर रूल्स। तो आप जब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर दे, वो हिंदी वाला इंग्लिश वाला ग्रामर नहीं भैया, प्रोग्रामिंग वाला ग्रामर में मिस्टेक, मतलब कि ग्रामर मतलब होता क्या है, रूल्स ही होता है। तो हमारे प्रोग्रामिंग्स में हमने कुछ रूल्स बना दिए हैं, उन रूल्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक कर रही है उसमें, तब वो जो एरर आएगा वो होगा सिंटैक्स एरर। तो यह तब होती है जब प्रोग्रामर पाइथन के ग्रामर रूल को ब्रेक करा, पाइथन के ग्रामर रूल को उसने ब्रेक कर दिया, तब आएगा ये। तो पाइथन का इंटरप्रेटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले ही इन्हें पकड़ लेता है, एग्जीक्यूशन के पहले वो बता देगा कि इस लाइन में है गलती, उसके बाद करेगा वो एग्जीक्यूट और आपको एरर मैसेज देगा, जिसको हम लोग और क्या बोल रहे थे, ट्रैक बैक। ठीक है, ट्रैक बैक बोलते हैं। ठीक है, जिसमें सारी चीजें लिखी होती है कि क्या गलतियां हुई है, कैसे गलतियां हुई है, ये सब पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या हो सकता है। तो आपने इंडेंटेशन, इनकंसिस्टेंट इंडेंटेशन, मतलब जहां पर जो स्पेस देना था वो आपने, वैसे इंडेंटेशन क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि आप लोग प्रोग्रामिंग करते थे सी प्लस प्लस में, तो आप लोग यूज करते थे कर्ली ब्रैकेट का, जब आपको क्या स्पेसिफाई करना होता था, ब्लॉक ऑफ कोड को। तो ब्लॉक ऑफ कोड को स्पेसिफाई करने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते थे, लेकिन पाइथन में आपको जब भी ब्लॉक ऑफ कोड को स्पेसिफाई करना होगा आप इंडेंटेशन का यूज करेंगे। इंडेंटेशन मतलब होता है कि स्पेस, स्पेस देंगे। ठीक है, और ये स्पेस से डिसाइड करेगा कि ब्लॉक ऑफ कोड कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक के गया। ठीक, हाँ। तो सही तरीके से आपने स्पेस नहीं दिया, स्पेस में ये चीजें आगे पढ़ेंगे, वैसे भी आगे हम प्रोग्रामिंग और बड़े लंबे लंबे करने वाले हैं, तो वहां पर फिर ये यूज होगा। मिसिंग कॉलम्स, आपने कॉलम्स नहीं लगाया, मतलब आप लिख रहे थे फॉर लूप, इसके जस्ट बाद में ना आपको इफ एल्स पढ़ाऊंगी। ठीक, इफ एल्स और फॉर लूप इसके जस्ट बाद, इसके इसी वाले वीडियो में भी शायद पढ़ सकते हैं। तो उसका होता क्या है कि जैसे फोर करके होता है यहाँ पर वेरिएबल, उसके बाद होता है इन, इसके बाद यहाँ पर आपको देना रहता था सीक्वेंस का नाम, और उसके बाद लगाना रहता है यहाँ पर कोलोन, ये होता है सिंटैक्स। ठीक है, अब इस सिंटैक्स में आपने क्या किया, ये कोलोन नहीं दिया, कोलोन नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, ग्रामर ये था, सिंटैक्स ये था, रूल्स ये था, लेकिन आपने ये फॉलो नहीं किया, जिसके कारण आ जाता है एरर। और इसके बाद फॉर लूप के अंदर जो भी है ब्लॉक, जो भी कोड है, उसको आपको एक स्पेस छोड़कर यहाँ से लिखना होता है, लेकिन आप इसके अंदर ही ऐसे लिख दोगे तो फॉर ब्लॉक के अंदर का नहीं कहलाएगा ना वो, फिर वो क्या हो जाएगा, वो अलग एक लाइन हो जाएगा, दूसरा लाइन हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको एक स्पेस कम से कम देना है, उसके बाद आप इधर लिखिए। तो इसी को हम लोग बोल रहे थे इंडेंटेशन। और ये होता है केस सेंसिटिव, जैसे कि मैं बार बार आप मुझसे मिस्टेक देखते होंगे कि प्रिंट ऐसे स्मॉल में लिखना रहता था और प्रिंट को मैं इस तरह से लिख देती हूँ, तो ये भी क्या है, मेरे से ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ है, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग वाले ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुए हैं। तो इन सभी के कारण आता है सिंटैक्स एरर। मैं आपको करके दिखाती हूँ कुछ सिंटैक्स एरर। ठीक है, इसी में मैं करके दिखा दूं क्या, बिल्कुल दिखा देती हूँ ये। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर देती हूँ मैं ये कि मैं यहाँ पर ना ये लगाना भूल गई, तो ऐसे तो ये तुरंत ही दिखा देता है, हमारा वीएस कोड बहुत ही इंटेलिजेंट है। लेकिन हम यहाँ रन करके देखेंगे और हम देखेंगे क्या एरर आ रहा है। तो ये जो एरर आपको शो हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं ट्रैक बैक, यहाँ पर लिखा हुआ भी रहता है भाई द वे। और ये ट्रैक बैक क्या क्या चीजें बताता है ना, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। इसमें ना उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, आइडियली में ना ये बहुत अच्छे से दिखाई देता है, आपको आइडियली में दिखाऊं क्या मैं? चलो, ये देखो ये मेरा आइडियली आ गया, इसको मैं कर लेती हूँ ओपन, एक नया फाइल बना लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सेम मिस्टेक करूँगी जो यहाँ पर करी हूँ कि मैं ए इक्वल टू कुछ यहाँ रखना चाहती हूँ। अब ये ना इससे टेक्स्ट बढ़ता नहीं है मेरे से, आप बताइएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, अगर आपको पता हो तो। हेलो मैं प्रिंट करना चाह रही हूँ, ठीक, एक साथ ही प्रिंट कर दूँ क्या, हेलो रखना चाह रही हूँ, ये हेलो रखना चाह रही थी मैं एज ए स्ट्रिंग, लेकिन मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं लगाई। ठीक है, मैं प्रिंट कर देती हूँ यहाँ पर ए को, तो प्रिंट करूंगी ना ए को तो रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाया है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ जादू, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि आपने इसमें सिंटैक्स एरर किया है। ठीक है, करके दिखाते हैं अभी, ये देखो। अब मैं इसको करती हूँ रन, तो देखो क्या बोल रहा है, अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग लिटलर डिटेक्टेड एट लाइन 1, फर्स्ट लाइन में इसको एरर दिख लिया, किस तरह का एरर है, सिंटैक्स एरर। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप रन करोगे ना, रन करने से पहले, एग्जीक्यूशन के पहले ही आपको तुरंत पता चल जाता है कि भाई आपने कुछ मिस्टेक किया है। और देखो ये रेड कलर का दिखा रहा है ना, यहाँ पर ही एरर है बोल रहे हैं। अब इसको मैं कर देती हूँ रन, सेव करके ना, अब देखो ये यहाँ पर आ गया आउटपुट।
तो इस तरह से जब आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर दो, कुछ रूल्स में गलतियां कर दो ना, तब उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। आगे बढ़ते हैं लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल मतलब आपने सब चीज सही किया है, लेकिन आप जो एक्सपेक्टेड आउटपुट चाह रहे थे वो आउटपुट नहीं आ रहा है। अब ये कैसे होता है मैं आपको दिखाऊं। तो मान लो, इसमें नहीं दिखा देना, इसमें छोटा रहता है टेक्स्ट। अब जैसे आप दो नंबर्स को जोड़ना चाहते थे, और अगर आप इनपुट फंक्शन नहीं लगाते, यहाँ पर दो नंबर्स को आपको ऐड करना था, 10 और 20 आप यूजर से ले रहे थे, या जैसा भी है आप उसको कर रहे थे और आप करना चाहते थे रन। ठीक, तो ये दो नंबर्स मैंने ले लिए यूजर से, अब मैं इसको रन करना चाह रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि वो आपस में ऐड हो जाए, लेकिन वो ऐड होंगे नहीं। कहीं पर गलती करी है हमने, देखिए ये गलती की है, और ऊपर से ये भी गलती कर दिया है हमने। चलो, तो देखिए यहाँ पर मैं जैसे 10 करती हूँ, फिर मैं 20 करूंगी, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ पर आंसर आ जाए 30, लेकिन 30 नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1020। तो ये जो एरर है ना, इसी को बोलते हैं लॉजिकल एरर। मैं चाहती थी 30 आ जाए दोनों नंबर को जोड़ने पर, लेकिन 30 ना आके कुछ और आ गया। इसमें आपका ग्रामर भी एकदम सही है, सिंटैक्स में कोई गलती नहीं किया, रन टाइम एरर भी नहीं है, सब आ जा रहा है, आउटपुट सब आ जा रहे हैं, लेकिन आपने लॉजिक में गलती कर दी है, तब इसको बोलेंगे लॉजिकल एरर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसमें प्रोग्राम बिना किसी एरर मैसेज के सफलतापूर्वक रन हो जाता है, लेकिन परिणाम गलत इनकरेक्ट आउटपुट आपको मिलने लगता है। जैसे कि हमको यहाँ मिला, हम चाह रहे थे 30 पर हमको मिल गया 1020। तो इस टाइप के एरर को हम लोग बोलते हैं क्या, लॉजिकल एरर। ये प्रोग्रामर के गलत फॉर्मूला या गलत लॉजिक की वजह से होता है। जैसे कि आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो नंबर मल्टीप्लीकेशन 2 की है। जब नंबर एक स्ट्रिंग हो, अगर इनपुट 20 है तो इन आउटपुट आपको 2020 आएगा, जबकि आपको 40, आप चाह रहे थे कि एक नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करो। समझ रहे हो ना कि क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे आप 2 को मल्टीप्लाई करते हो 2 से, तो आप चाहोगे कि ये आंसर आ जाए 4, लेकिन आपने लिख दिया इस तरह से। अब इसको रन करोगे ना तो आंसर आ जाएगा ये। तो ये वाली जो गलती है ना, इसे को बोलेंगे क्या, लॉजिकल एरर। अब नेक्स्ट इसमें देखो तो रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है, ये और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रन टाइम एरर है, क्योंकि रन टाइम एरर के जो अलग अलग टाइप है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसी में आपको ट्रैक बैक भी मैं दिखा दूंगी कि ट्रैक बैक क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती है। ठीक है, वो रन टाइम एरर में दिखता है। वे एरर जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान अचानक उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब एग्जीक्यूशन के दौरान होगा, जिससे प्रोग्रामर बीच में ही क्रैश या अबर्ट हो जाता है। जो प्रोग्राम आप करना चाह रहे थे वो बीच में ही क्रैश हो जाएगा, रुक जाएगा, आपको आउटपुट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे रन टाइम एरर। जैसे कि डिवीजन बाय जीरो एरर, टाइप एरर, ये सभी आते हैं रन टाइम एरर के अंदर। एक एक मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। पहला है नेम एरर। इसमें पहला टाइप है नेम एरर। नेम एरर मतलब क्या बोल रहा है, जब हम किसी ऐसे वेरिएबल या फंक्शन का यूज करते हैं जो डिफाइन नहीं किया गया है, तब ये एरर आता है, इसको बोलते हैं नेम एरर। जैसे आप यहाँ पर लिख दिए प्रिंट ए। ठीक है, अब ए आपने पहले बताया कि ए क्या है, नहीं बताया, लेकिन आप इसमें इसको कर रहे हैं प्रिंट। अब मैं इसको रन करूंगी ना तो देखो यहाँ पर आ जाता है एरर, इसको बोलते हैं नेम एरर। लेकिन मैं आपको बता दी थी ट्रैक बैक के बारे में, मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट। अब ये ट्रैक बैक क्या करता है ना, आपको एरर की जानकारी देता है। जैसे पहला तो ये बता दिया कि एरर जो है वो किस फाइल में आया है, तो पहले वो फाइल का लोकेशन बता दिया आपको। फिर बताएगा कि किस लाइन में आया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले वाले लाइन में एरर आया था, तो वो लाइन 1 में। और ये साथ के साथ आपको मॉड्यूल में बता देगा कि किस मॉड्यूल में क्या एरर है। जैसे नेम ए में एरर है, और ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो ए है ना वो डिफाइन नहीं है। तो पाइथन इस तरह से जब भी एरर आता है तो इस पूरे एरर की जानकारी आपको देता है, जिसको बोलते हैं ट्रैक बैक। और ट्रैक बैक में होती है ये चीजें, आपको रखना है ये याद। ठीक है, पहला वाला तो समझ आ गया। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला है टाइप एरर। जब किसी ऑपरेशन को गलत डेटा टाइप पर आप अप्लाई करने लगो, तब वहां पर आ जाता है ये एरर। ठीक है, अब ये मैं आपको करके दिखाती हूँ VS कोड में। अब देखो यहाँ पर आप क्या कर देते हो, इसी को मैं रन कर देती हूँ। ठीक है, रन कर देती हूँ। अब एक में तो मैं क्या करती हूँ ना, एक में तो मैं
1 2 ही रखती हूँ, इसमें तो हो जाएगा, लेकिन क्योंकि दोनों ही यहाँ पर हो जाएंगे, एक को हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, इंट कर देते हैं एक को इंटीजर, एक को स्ट्रिंग रख देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटीजर और एक स्ट्रिंग में कभी भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये काम करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही लेगा, तो मैं यहाँ पर 1 2 रखूंगी तो ये स्ट्रिंग के जैसे लेगा, लेकिन ये दूसरा वाला जो 1 2 दूंगी ना, ये नंबर के जैसे काम करेगा। अब एंटर करूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा एरर, और ये किस तरह का एरर है, देखिए, टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इनटू स्ट्रिंग, तो इंटीजर के साथ स्ट्रिंग को आप कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग को ही आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। इस तरह का एरर आ जाता है डेटा टाइप के कारण। मुझे कभी कभी भरोसा नहीं होता है आइडियली पे। ठीक है, प्रिंट कर लेते हैं, पहले 20 को रखते हैं और उसके बाद डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर 0 से। ठीक है, अब इसको मैं कर देती हूँ सेव करके रन, तो ये देखो यहाँ पर आ गया एरर। तो क्या एरर आया है सब बता दिया कि फाइल इसमें एरर है, क्या एरर है, तो लाइन 1 में एरर है, और ये एरर है 0 डिवीजन एरर। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंडेक्स एरर, जब हम किसी लिस्ट या स्ट्रिंग के ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हैं जो मौजूद ही नहीं है, तब उसको हम लोग बोल देते हैं वैल्यू एरर। अब ये कैसे होता है, ऑल तो मैं आपको यहाँ पर बता के दिखा देती हूँ, भले आपको अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब हम लिस्ट ऑपरेशंस करेंगे तब आपको ये चीज़ें आएंगी समझ में, लेकिन मैं आपको लिस्ट, क्योंकि आपने पढ़ा है, तो मैं लिस्ट बना के आपको यहाँ पर एक ऑपरेशन तो करके बताऊंगी, जो कि थोड़ा समझ में तो आपको आ ही जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट मैंने बनाया जिसमें मैंने 3 एलिमेंट रख दिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मुझे इस एलिमेंट को करना है एक्सेस। आप इंडेक्सिंग का यूज करके कर सकते हैं, आपको पता है कि 10 जो है उसके लिए इंडेक्सिंग 0 है, 20 के लिए 1 है, और 30 के लिए 3 2 है। तो 20 को करना है ना, तो मुझे ये जो मेरा वेरिएबल है ए, इसके 1th इंडेक्स में जो भी वैल्यू है वो मुझे चाहिए बस। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा आपको। तो अब इसको जब मैं प्रिंट करती हूँ, क्या हो जा रहा है भाई, ये प्रिंट प्रिंट करती हूँ ना, ये देखिए, तब तो ये रन हो जाएगा, नो डाउट रन हो जाएगा, 20 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स 2 तक के मैं यहाँ पर दे देती हूँ 5। 5 तो इंडेक्सिंग ही नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको दे दिया। अब इसको जब मैं रन करती हूँ F5, तो देखिएगा यहाँ पर अब आ गया ये एरर, और ये किस तरह का एरर है, इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, जो आप लिस्ट यहाँ पर एक्सेस करना चाह रहे हैं उसका रेंज जो है आउट ऑफ रेंज है वो। ठीक है, तो जब हम किसी लिस्ट या स्ट्रिंग के ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हैं जो मौजूद ही नहीं था, तब इसको बोलते हैं इंडेक्स एरर। नेक्स्ट यहाँ पर की एरर, तो की और वैल्यू ये किस में होता था, डिक्शनरी में होता था। तो आप क्या करना चाह रहे हैं ना, डिक्शनरी में ऐसे की को ढूंढना चाह रहे हैं जो कि मौजूद ही नहीं है, तब वहां पर जो एरर आता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग की एरर। देखिए कैसे होता है, ये काम कैसे करता है। तो मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाया है ये। ठीक है, अब इसके नीचे मैं प्रिंट कर रही हूँ कि मुझे ये जो डी है, इस डी का की चाहिए जिसका नाम बी हो, तो बी नाम का तो की ही नहीं है, की तो केवल ए नाम का है। तो जो की आप ढूंढना चाह रहे हैं वो की मौजूद ही नहीं हो, वो प्रेजेंट ही नहीं हो, तब वो आता है एरर, की वैल्यू, की एरर। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू एरर, तो जब किसी फंक्शन को सही टाइप का आर्गुमेंट मिले पर उसकी वैल्यू गलत हो, ठीक है, वैल्यू आप गलत देने लगे हैं, तब वो दिक्कत होगा। अब ये कहाँ पर आता है, मैं ये करके आपको दिखाती हूँ आइडियली से। आप ना कन्वर्ट करना चाहते हो, टाइप फंक्शन लगा रहे हो, टाइप फंक्शन, एक स्ट्रिंग आपके पास पहले से है। ठीक है, स्ट्रिंग पहले से है, और उस स्ट्रिंग को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो किसमें, इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है भाई। str में मैं क्या कर देती हूँ, इस फंक्शन में मैं दे देती हूँ एक स्ट्रिंग जो कि है 1 2। हाँ, तो ये 1 2 जो है, अरे स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट करना है, इसको इंटीजर में करना है। ठीक है, तो क्या मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकती हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। मैं रन करके दिखाती हूँ आपको कि इसका आउटपुट आ जाएगा 12, और ये किस तरह का है, तो ये इंटीजर टाइप का ही है। ठीक है, इसमें आप टाइप फंक्शन लगाओगे, आपको ये दिख जाएगा कि ये इंटीजर टाइप का ही है। ये देखिए, लेकिन 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 आप क्या कर देते हैं, इसमें वैल्यू दे देते हैं ए बी। अब आप खुद सोचिए, कभी ए बी जो कि एक अल्फ़ाबेट है वो इंटीजर बन सकता है क्या,
बिल्कुल नहीं बन सकता। यहाँ पर मैं रन करके दिखाती हूँ, देखो यहाँ पर आ गया कौन सा एरर, वैल्यू एरर। तो इनवैलिड लिटरल फॉर इंट, इंट के लिए 0 से 10 तक के बेस 10 वैल्यू देनी थी, बेस 10 मतलब 0 से 9 तक की वैल्यू देनी थी, लेकिन आपने कुछ और ही दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू एरर होता है, जब किसी फंक्शन को आप सही टाइप का आर्गुमेंट नहीं देते हैं जिसके कारण एरर आ जाता है। जैसे कि इसको आप करना चाह रहे हैं स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट, पर ये एबीसी कभी कन्वर्ट हो ही नहीं सकता किसी नंबर में, ठीक है। तो ये जो एरर आ जाएगा इसको बोलेंगे हम क्या, वैल्यू एरर। आई होप आपको चीज़ें आ रही होंगी समझ, और जहाँ पर समझ नहीं आएगा वहाँ पर मुझे कमेंट में पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि इफेक्टिव प्रोग्रामिंग के लिए कीवर्ड्स और सिंटैक्स का सही नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंटैक्स एरर को पाइथन खुद से पॉइंट आउट कर देता है, रन आप करने लगते हैं उससे पहले ही, लेकिन लॉजिकल एरर को आप केवल ड्राई रन करेंगे और गहराई से उसको टेस्टिंग करके ही आप देख सकते हैं, ठीक है। रन करो और उसको टेस्ट करके देखो कि आप जो एक्सपेक्टेड आउटपुट चाह रहे थे वो आ रहे हैं कि नहीं, नहीं आ रहा तो फिर से उसमें दूसरा लॉजिक लगाओ और फिर से उसको रन करके देखो। तो इस तरह का आप काम कर सकते हो, लेकिन आपको पाइथन नहीं बता सकता कि आपने क्या गलती की है, कहाँ गलती की है, अगर वो किस तरह का हुआ लॉजिकल एरर। तो सिंटैक्स एरर को तो पाइथन बता देगा, रन टाइम एरर को पाइथन बता देगा, कहाँ रिजल्ट है वो पॉइंट आउट कर देगा, पर लॉजिकल एरर को नहीं बता सकता पाइथन, ठीक है। सिंटैक्स एरर को कोड चलाने से पहले ही ठीक करना पड़ता है ना, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था आइडियली में। जबकि रन टाइम एरर जो आता है ना, उससे बचने के लिए प्रोग्रामर को सही डेटा टाइप और लॉजिकल चेक का यूज करना पड़ता है। जब भी रन टाइम एरर आने की संभावना ज्यादातर डेटा टाइप के कारण ही होती है, गलत डेटा टाइप दे रहे हो, गलत वैल्यू दे रहे हो या गलत लॉजिक लगा रही हो, तब आने की संभावना ज्यादा होती है रन टाइम एरर की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं डिफ्रेंशिएट करना है आपको सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर में। लॉजिकल एरर और सिंटैक्स एरर में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले डिटेक्शन के आधार पर देखें तो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन से पहले ही डिटेक्ट कर लेता है ना। लेकिन हमारा जो लॉजिकल एरर है वो क्या करता है, प्रोग्रामर इनकरेक्ट आउटपुट देखकर उसको समझ में आता है कि भाई हमने तो कुछ गलती कर दी है। कारण क्या है इसके आने का, सिंटैक्स एरर। तो रूल्स आपने ब्रेक कर दिया जिसके कारण आ गया क्या, सिंटैक्स एरर। लेकिन प्रोग्रामिंग लॉजिक या फॉर्मूले में जब आप गलती कर देंगे तब जो आएगा एरर वो हो जाएगा लॉजिकल एरर। प्रोग्राम रन के भी आप पर देखें तो प्रोग्राम तब तक रन नहीं होगा जब तक कि आप उसको फिक्स से फिक्स ना कर दो। जैसे मैं आपको आइडियली में करके दिखा रही थी, किसी ब्रैकेट को लगाना भूल गए, किसी कोट्स को लगाना भूल गए, तो आगे बढ़ता ही नहीं है जब तक कि आप उसको ठीक ना कर दो। लेकिन प्रोग्राम पहले पूरा रन हो जाएगा सक्सेसफुली, उसके बाद आपको गलत आउटपुट शो होने लगेगा, तब आपको समझ में आएगा ये लॉजिकल एरर। एग्जाम्पल में जैसे कि मैं ये लगाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंडीशन में आप इसका सिंगल यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, इसमें आपको डबल इक्वल टू लगाना था। अगर आपको कंडीशन चेक करना है तो आपको क्या करना है, कंडीशन कौन से ऑपरेटर्स लगाने पड़ेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर, पर आपने यहाँ पर लगा दिया है क्या ऑपरेटर लगा दिया है आपने यहाँ पर, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये गलती आपने की है, ये आपको पहले ही पता चल, जैसे ही पहली बार रन करोगे सिंटैक्स एरर दिस इन दिस लाइन करके वो दिखा देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि जब आप एवरेज निकालते हैं दो नंबर्स का तो कैसे निकालेंगे, पहले ए करेंगे, बी करेंगे, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट है वो, ये इस तरह से आप करना चाहते हैं तो भाई लिखे सही हो। आपको बस क्या करना था, ऐसे ही लिखना है, बस यहाँ ब्रैकेट लगा देना था ताकि दोनों आपस में पहले जुड़ जाए, उसके बाद जो है वो डिवाइड हो, है ना। ये गलती आपने कर दी, ठीक। तो ये जो है दोनों में होता है डिफरेंस और ये होता है इम्पोर्टेंस, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये क्वेश्चंस, कर लीजिए जरूर से एग्जाम के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज अ सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर आने का कारण क्या है, तो सिंटैक्स एरर आने का कारण इनमें से कौन सा है। तो ये लगाए हो, ये तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन आपने यहाँ लगा दिया कौन सा, असाइनमेंट ऑपरेटर, जबकि असाइनमेंट ऑपरेटर ये होता है और ये होता है कौन सा, रिलेशनल ऑपरेटर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं और कंडीशनल। जब भी आपको कंडीशंस देने हो तब इसका यूज करिए, ठीक है। ए बी के बराबर है ये वाला, तो यहाँ पर बी में है क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हो गया, आपको कंपैरिजन, कंडीशनल नहीं कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करना था। नेक्स्ट बोल रहे एन एरर ऑकरिंग ड्यू टू इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड बाउंड इज कैटेगराइज्ड एज। जो आपने इंडेक्स दे रहे हैं, वो जो इंडेक्स आप देना चाह रहे हो आउट ऑफ बॉन्ड है, तो वो किस टाइप का एरर आता है, हमने बात किया था, ये रन टाइप एरर में आ जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं क्या है, तो एनसीईआरटी के अनुसार कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिन्हें हम लोग और क्या बोलते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, ठीक है, जहाँ पर आपको सिलेक्शन करने की जरूरत हो, जहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको अबव लाइन में जाना है या अबव लाइन में जाना है, किस लाइन में आपको जाना है, कौन सी प्रोग्रामिंग आगे आगे परफॉर्म करना है, कौन सा ऑपरेशन आगे परफॉर्म करना है, वहाँ पर आपको लेना पड़े डिसीजन, जहाँ पर आपको करना पड़े सिलेक्ट, वहाँ पर आप जो स्टेटमेंट्स यूज करेंगे वो होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो इनका उपयोग तब किया जाता है जब प्रोग्राम में किसी विशेष कंडीशन के आधार पर डिसीजन लेना पड़े। तो ये स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के सिक्वेंशियल फ्लो को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो मेनली ये सब जो आते हैं ना, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बताऊं, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को बदलने में आपका हेल्प करते हैं। जब भी आपको क्या करना हो, फ्लो ऑफ कंट्रोल को करना हो, फ्लो ऑफ कंट्रोल को करना हो चेंज, तब आप लोग यूज करेंगे ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का। ये होता है मेनली 3, जिसमें से पहला यही होता है, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं, पहला होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर में क्या क्या आते हैं, तो मेनली वही वाले आते हैं जिसमें आपको लेना पड़ता है डिसीजन, जो कि होता है इफ, है ना, इफ एल्स, या फिर इफ एल्स इफ, या एक और होता है ना नेस्टेड इफ। तो ये सभी आते हैं किसके अंदर में, कंडीशनल स्टेटमेंट। और दूसरा होता है इटरेटिव, इटरेटिव, इटरेटिव स्टेटमेंट्स, या फिर इसी को ना हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। लूप आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन आपको पाइथन में मेनली दो टाइप के ही एक मिनट, दो टाइप की आपको इटरेशंस पढ़ने हैं, जो कि है, पहला है फॉर लूप और दूसरा है वाइल लूप। और तीसरा जो होता है ना, वो होता है जंपिंग स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। अब ये जंपिंग स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा, दो तो पढ़ा ही है आपने, एक पढ़ा होगा ब्रेक और एक पढ़ा होगा कंटिन्यू, एक और होता है पास। पास मुझे पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं, पर पाइथन में पास भी होता है। तो ये सभी चीजें जो आती हैं वो कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आती है, और ये सब क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कर देते हैं चेंज। जैसे आप बेसिकली प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो मैं एक प्रोग्रामिंग लिखी हूँ, A=10, B=20 और C करके मैं A+B करी हूँ, और प्रिंट करी हूँ क्या, A और B को प्रिंट करी हूँ, मान लो C को, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इंटरप्रेटर इस लाइन में जाएगा, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस लाइन में जाएगा, फिर इस लाइन, तो सिक्वेंशियली हमारा इंटरप्रेटर प्रोग्राम को करता है एग्जीक्यूट। लेकिन आप इसके कंट्रोल को करना चाहते हैं चेंज, आप चाहते हैं कि पहले लाइन के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चौथे लाइन में चला जाए, या तीसरे लाइन में चला जाए, या किसी और तरह से वो काम करने लगे, है ना। तो इसके लिए जो भी आप यूज करते हैं अलग अलग स्टेटमेंट्स, उन स्टेटमेंट्स को बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें से पहला होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कहाँ पर यूज होता है, तो जब भी आपको सिलेक्शन लेना हो, जब भी आपको डिसीजन लेना हो, तब आप यूज करते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर देखें तो पहला होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, कि केवल इफ बताएंगे, यह बेसिक स्टेटमेंट्स होते हैं, यह कोड के ब्लॉक को केवल तब चलाते हैं जब दी गई कंडीशन ट्रू, कंडीशन के ट्रू होने पर क्या करना है, इस ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है आप वही करेंगे। लेकिन 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 कंडीशन के फॉल्स होने पर क्या करना है, ये तो इसमें बताता ही नहीं। तो कंडीशन के केवल ट्रू होने पर क्या काम करना है, क्या रन करना है, ये बताए तो वो होता है इफ स्टेटमेंट। इसका सिंटेक्स आप याद रखिए, आप पहले लिखेंगे इफ का कीवर्ड, फिर यहाँ लगाएंगे कंडीशन, उसके बाद लगाएंगे कोलन, उसके बाद एक स्पेस मिनिमम आपको देना है इंडेंटेशन के लिए, ब्लॉक ऑफ कोड को स्पेसिफाई करने के लिए। उसके बाद आप जो भी प्रोग्रामिंग चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आगे मैं आपको करके दिखाती हूँ इसको, ठीक। इसका फ्लो चार्ट मैं इसलिए दी हूँ क्योंकि ना वहाँ पूछा है सिलेबस में, देखना हम कंट्रोल स्टेटमेंट में फ्लो चार्ट भी बोला था, तो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ।
आप एग्जाम में जरूर से बनाइएगा अगर ये 4 मार्क्स में है तो। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, आप देंगे कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक का जो कोड है वो हो जाएगा एग्जीक्यूट और प्रोग्राम हो जाएगा एंड। लेकिन आपने जो कंडीशन दिया है अगर वो कंडीशन फॉल है तो प्रोग्राम हो जाएगा अपने आप टर्मिनेट। ठीक है, तो ये इसका फ्लो चार्ट है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं यहाँ पर कि आप चेक कर रहे हैं इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर एज में एज जो भी दे रही हूँ मैं उसकी एज की वैल्यू अगर 18 से बड़ी है या बराबर है, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंडेंटेशन दी है, एक स्पेस दी है, उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होगा ना तो ये वाला जो लाइन है वो रन हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो इसके नीचे अगर कुछ लाइन लिखे हैं तो वो रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, नहीं समझे तब भी ठीक, समझे तब भी ठीक। अभी हम करके देखेंगे इसको रन। इसी वाले को करना है, ठीक है कर देते हैं। एज की वैल्यू ना हम यूजर से ले लेते हैं। ठीक है, एज की जो भी वैल्यू रहेगी हम यूजर से लेंगे, यूजर प्रिंट करे मतलब इनपुट दे हमको एज की वैल्यू। तो सबसे पहले तो हमको इसको इंटीजर के अंदर रखना है, क्यों आपको ये पता है, ठीक है ना, क्यों आपको ये पता है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन हमारा देगा स्ट्रिंग, और हमको स्ट्रिंग में नहीं चाहिए डेटा, हमको चाहिए किसमें, इंटीजर में। ठीक है, एज चाहिए ना, तो मैं बोल रही हूँ एंटर एज। ठीक है, तो यहाँ पर एज एंटर कर देगा हमारा यूजर। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी इफ कंडीशन की इफ एज जो यूजर ने दिया है अगर वो होगा ग्रेटर या फिर इक्वल किसके, 18 के, 18 के, है ना, उसके बाद आपको यहाँ पर जरूर से लगाना है कोलोन। तो देखिए मेरा जो वीएस है ना वो अपने आप यहाँ पर आ गया, इस लाइन में नहीं आया, अपने आप इंडेंटेशन एक दे दिया कि इफ ब्लॉक के अंदर आपको क्या रखना है आप यहाँ पर रख दो। तो मैं प्रिंट कर दूंगी वहां पर, प्रिंट कर दूंगी, गलती लिख दी हूँ पूरा, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, ठीक है, तो जब आप यहाँ पर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू, तो इसलिए हो जाएगा रन। तो इसको मैं रन करके आपको दिखाऊं, तो एंटर करती हूँ मैं एज, पहला एज मैं करती हूँ वो जो बड़ा रहेगा उससे, मान लो मैं 20 बोल रही थी, 20 करती हूँ, तो ये देखो क्या रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, और अगर मैं क्या करती हूँ इसी को फिर से रन करती हूँ और इस बार दूंगी वो 18 से हो जाएगा स्मॉल, मान लो मैं दे देती हूँ 16, तब ये एंटर करती हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ भी नहीं। तो यही दिक्कत हो रहा है इसमें कि केवल कंडीशन ट्रू होने पर ये तो बताएगा क्या करना है, लेकिन कंडीशन के फॉल्स होने पर ये क्या होगा ये नहीं बताता है इसमें, इसलिए हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें इफ एल्स। ठीक है, ये सारे ना मैंने यहाँ पर दे तो दिए हैं, अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया होगा ना तो यहाँ से आप पढ़ लेना, इंडेंटेशन क्यों लगाए, केस कैसे यहाँ पर किए, ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना यहाँ से। नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट, जब हमारे पास दो कंडीशंस होगी, या तो कंडीशन ट्रू होगा या तो कंडीशन फॉल्स होगा, तो कंडीशन के ट्रू होने पर क्या करें ये भी मेंशन रहे, और कंडीशन के फॉल्स होने पर क्या करें ये भी मेंशन रहे। ठीक है, दोनों ही विकल्प में आपको पता होगी क्या करना है, तब उसके लिए आप इफ एल्स लगाएंगे। क्या ट्रू होने पर क्या होगा, तो वहां पर चलेगा ये इफ वाला कंडीशन, और फॉल्स होने पर क्या करना है उसको लिखना है आपको एल्स ब्लॉक के अंदर। ठीक, तो इसका सिंटैक्स रहेगा ऐसा, इफ पहले आप यहाँ पर देना कंडीशन, कंडीशन अगर यहाँ पर होगा ट्रू तो यहाँ पर इसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन यही कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगा तो एल्स ब्लॉक के अंदर जो लिखे रहेंगे वो हो जाएगा एग्जीक्यूट। ठीक, इसका फ्लो चार्ट भी सेम है कि स्टार्ट किया आप कंडीशन दिए, क्या कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है तो इफ ब्लॉक चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक चलेगा, फिर उसके बाद प्रोग्राम हो जाएगा एंड। ठीक, अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। ठीक है, इस प्रोग्रामिंग में हम क्या कर रहे हैं ना, इवन नंबर और ऑड नंबर यहाँ पे पता करने का कोशिश करना है, और ये ना एग्जाम्पल सिलेबस में भी दिया है कि आपको इवन ऑड नंबर एब्सोल्यूट नंबर ये सब चेक करके देखना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको रखा है यहाँ पर। ठीक, तो मैं क्या कर लेती हूँ, नंबर इक्वल टू ले लेती हूँ 7, या फिर आप इसको इनपुट यूजर से भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर चेक करती हूँ, और आपको पता है कि जब भी आपको इवन ऑड चेक करना हो तो अगर किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं 2 से, जो भी नंबर है,
नंबर को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ और जो रिमाइंडर है वो पूरी तरह से 0 आ जाता है, 0 के बराबर अगर मेरा रिमाइंडर आ जाता है तब इसका मतलब वो है इवन। और अगर कुछ ना कुछ यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता है, या तो क्या बचेगा, या 1 ही बचेगा यहाँ रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर कुछ ना कुछ यहाँ पर आता है जो कि 1 ही रहता है हमेशा, तो वो रहता है ऑड। ठीक है, तो अगर आपको रिमाइंडर लेना रहता है तब आप कौन सा वाला लेते हैं, रिजल्ट में रिमाइंडर चाहिए तो मॉड्यूलस फंक्शन का यूज करते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन का यूज करते हैं। अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ, ये कि इफ जो मेरा नंबर है वो, उसको मैं मॉड्यूलर डिवाइड करती हूँ 2 से, और नंबर का जो रिमाइंडर है, आउटपुट जो आएगा वो आउटपुट अगर 0 के बराबर है तब वो कंडीशन हो जाएगा ट्रू। और अगर कंडीशन होगा ट्रू तो मैं यहाँ पर क्या प्रिंट कर दूंगी कि वो नंबर कैसा है, वो नंबर है इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगी मैं इसको इवन नंबर। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर वो नंबर रहता है, मान लो एल्स यहाँ पर लग जाएगा, एल्स अगर वो 0 के बराबर नहीं आता उसका रिमाइंडर, तब मुझे समझ में आ जाता है कि वो नंबर कैसा था, वो नंबर था ऑड। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ऑड नंबर। अब इसको मैं यहाँ पर कर देती हूँ रन। ठीक, तो ये 7 बताओ, ये 7 कैसा है, पहले चेक करेंगे इसमें। तो 7 को जब मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, 7 को 2 से मैं डिवाइड करती हूँ, तो यहाँ पर आंसर क्या 0 के बराबर आएगा, जी नहीं, ये क्या आएगा रिमाइंडर यहाँ पर 1, रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये हो जाएगा कंडीशन फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होता है ना, तो एल्स ब्लॉक में जो लिखा रहता है उसको वो एग्जीक्यूट करता है, वो रन करता है। ठीक, तो जब मैं इसको करती हूँ रन, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ऑड नंबर। और इसी की जगह पे मैं एक और नंबर जैसे मैं ले लेती हूँ इवन नंबर। ठीक है, तो अब क्या है, इसका जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 2 से डिवाइड करने पर 0, तो यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू, और कंडीशन ट्रू हो गया है इसलिए ये वाला ब्लॉक चलेगा, और यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, देखिएगा इवन नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल था इफ और एल्स का। नेक्स्ट इसमें होता है इफ एलिफ एल्स लैडर। अब ये क्या होता है, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पर एलिफ का यूज करते हैं। ठीक है, और ये एक चेन की तरह काम करता है। जैसे कि सिंटैक्स इसका देखें तो पहले आप इफ का पहला कंडीशन दिए, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कोड हो जाएगा रन, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा ना, तब ये वाला रन होगा। अब इसमें दूसरा कंडीशन दिए, ये कंडीशन अगर ट्रू हो गया, ट्रू होने पर तो ये रन हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन भी था ना फॉल्स हो गया, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगा, तो इस एल्स ब्लॉक के अंदर जो रहेगा वो रन हो जाएगा। इसका फ्लो चार्ट दिखा दूं क्या, दिखा देते हैं। स्टार्ट करें, पहला कंडीशन दिए, कंडीशन ट्रू हुआ तो जो उसके अंदर में ब्लॉक था वो ब्लॉक हो गया प्रिंट, और उसके बाद जो भी प्रोग्राम था वो एग्जीक्यूट, और उसके बाद हो जाएगा वो प्रोग्राम एंड। लेकिन ये कंडीशन पहला, ये जो कंडीशन दी है वो फॉल्स हो गया, तो वो दूसरे कंडीशन को चेक करेगा। अब दूसरे कंडीशन के ट्रू होने पर उस ब्लॉक के अंदर जो लिखा रहेगा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब प्रोग्राम में यहाँ पर हो जाएगा एंड, लेकिन दूसरा कंडीशन जो आप दिए थे वो कंडीशन भी फॉल्स हो गया, तब इसके अंदर में आप फिर से एक एल्स ब्लॉक दिए रहोगे, वो चलेगा। कैसे, यहाँ पर दिखाती हूँ। मार्क्स इक्वल टू आप लिए 85। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या चेक होगा कि 85 जो है क्या वो ग्रेटर या इक्वल है 90 के, आप चेक करो। क्या ये 85 बड़ा या बराबर है क्या 90 के, नहीं, तो ये कंडीशन यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्स। तो फॉल्स हो गया है तो ये इसके अंदर का रन नहीं करेगा, ये चला जाएगा इसमें। अब यहाँ पर फिर से चेक कर रहा है क्या ये 85 जो है वो ग्रेटर या इक्वल है क्या 75 के, हाँ 75 के ग्रेटर तो है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया ना, तो इसके अंदर में ये जो ब्लॉक था ये रन हो जाएगा, ये रन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट विल बी ग्रेड बी, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड मतलब कंडीशन के ट्रू होने पर आप दूसरा कंडीशन चेक करने लगे, तब उसको बोलते हैं नेस्टेड। तो इफ ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ ब्लॉक लिखा जाता है, उसे नेस्टेड इफ कहते हैं। इसका उपयोग तब करते हैं जब एक कंडीशन के ट्रू होने पर आप दूसरी कंडीशन को भी चेक करना चाहें। सिंटेक्स में इसका दिखाऊं तो ये देखिए, इफ कंडीशन दिए, आप कंडीशन 1 दिए, कंडीशन के ट्रू होने पर ये वाला चलेगा, अदरवाइज ये प्रोग्राम से टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लाइन लिखा होगा ना इसमें, तो उस लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा वो। ठीक है, और कंडीशन के ट्रू होने पर इसमें जाएगा, और ये भी कंडीशन ट्रू रहेगा तब ये, दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ ना तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पर, या एल्स ब्लॉक दिए रहोगे तो वो चल जाएगा।
ठीक है, तो पहला हम कंडीशन 1 दिए, कंडीशन 1 ट्रू हुआ तो दूसरा कंडीशन में गया, फिर से चेक किया, वो कंडीशन ट्रू था तब चला, लेकिन कंडीशन 1 देने पर ये अगर वो फॉल्स था तो वहीं पर एंड हो जाएगा। या फिर कंडीशन 1 तो ट्रू था लेकिन कंडीशन 2 जो था वो फॉल्स था, तब भी वो हो जाएगा एंड। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देखो, ठीक, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि एक नंबर है जो 10 के बराबर है। ठीक, आप पहले चेक करें क्या नंबर जो दिया है वो 0 से बड़ा है। आप बताओ, अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है उसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। इसमें आप चेक करना चाह रहे हैं पॉजिटिव और इवन है या फिर पॉजिटिव और ऑड है या कुछ नहीं है। ठीक है, मेनली मैं ये चेक करना चाह रही हूँ, तभी मेरे को प्रिंट करना है जब वो पॉजिटिव भी हो और इवन भी हो। तो पहला कंडीशन मैं पॉजिटिव के लिए रखूंगी, मतलब उस नंबर को मैं 0 से बड़ा है कि नहीं ये चेक करूंगी, और दूसरा इवन चेक करूंगी, मतलब मैं मॉड्यूलो डिवाइड 2 करूंगी और देखूंगी क्या उसका आंसर 0 के बराबर आ रहा है क्या। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो फिर प्रिंट करेगा जो भी आउटपुट आएगा वो। तो जैसे यहाँ पर 10, तो आप पहले चेक करोगे क्या मेरा 10 जो है वो ग्रेटर है 0 के, तो हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहा है, ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है। तो फिर इस इफ ब्लॉक के अंदर के दूसरे कंडीशन को चेक करेगा, क्या इस नंबर को मैं जब 2 से मॉड्यूलो डिवाइड करती हूँ तो इसका जो रिमाइंडर आएगा 0 वो इस 0 के बराबर है। तो हाँ, दूसरा कंडीशन भी ट्रू हो गया। अब ये कंडीशन भी ट्रू हो गया ना, तब ये रिजल्ट चेक होगा। और मान लो यहाँ पर मैं 3 दे देती, ठीक है, पहला आंसर में मैं यहाँ पर ही क्या दे देती, 3 देती, तो ये कैसे काम करता मुझे बताओ। तो पहले ये चेक करता क्या 3 जो है ग्रेटर है 0 के, हाँ तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गया। तो अब ये इफ ब्लॉक के अंदर इस कंडीशन को करेगा चेक। अब इस कंडीशन में मुझे पता है कि जब मैं 3 को मॉड्यूलो डिवाइड करती हूँ 2 से, तो इसका जो भी रिमाइंडर आएगा, इसका रिमाइंडर वो 0 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा, मतलब ये हो जाएगा फॉल्स। और क्योंकि ये फॉल्स है ना, तो अब इसमें कुछ भी नहीं होगा और आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा। अगर आप यहाँ पर एल्स लगा के कुछ लिखे हुए होते वो दिख जाता है, या कुछ नहीं तो प्रिंट नॉट नॉट आप लिखते कि नेगेटिव एंड इवन या समथिंग कुछ ऐसा, तब वो देता। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है इफ एल्स लैडर। तो पाइथन में स्टेटमेंट प्रोग्राम के लॉजिक को दिशा देता है। जब भी आपको लॉजिक लगाना होगा, है ना, तो लॉजिक को बताते हैं वो। तो सिंपल इफ केवल एक ही कंडीशन के लिए चलता है, इफ इल्स दो कंडीशन के लिए, ट्रू होने पर क्या करें, फॉल्स होने पर क्या करें। और ये लगाएंगे आप इफ एल्स, तो ये कई सारे कंडीशंस को चेक कर सकता है। और नेस्टेड ये और ज्यादा आपको कंडीशन देना है, कंडीशन विद इन कंडीशन, एक कंडीशन के ट्रू होने पर दूसरा कंडीशन क्या चले ये भी बताना है, तब उसके लिए आप यूज करोगे किसका, नेस्टेड इफ का। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा आज का क्लास। तो अगर आपको आज का क्लास आया होगा मज़ा, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा नया, तो मेरे चैनल को ज़रूर से करिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी करिए शेयर, ताकि वो भी कुछ सीखे नया। और अगर आज का वीडियो आया होगा पसंद तो मेरे चैनल को ज़रूर से करिए लाइक। ठीक है, अभी